ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अब हम आपके बीच आज उपस्थित हैं। जो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम आज साइंस से और फिज़िक्स, खास करके फिज़िक्स से हम आज प्रश्न लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमको इसको अच्छा तरीक़ा से देखना है, क्योंकि साइंस में जो आपके जो 80 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनमें से आपको 40 का जवाब देना है और उन 40 को हमको अच्छा तरीक़ा से 40 में 40 अंक मेरा आना चाहिए। तो आज हम लोग चलते हैं भौतिकी को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के। जो फिजिक्स का जो मेरा पहला प्रश्न है, आज सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। कहता है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन रहेगा। तो हम तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम सिर्फ आपका आंसर मांग रहे हैं, या हम आपको सिर्फ आंसर देंगे। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको पूछेगा कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही प्रकाशीय तंतु कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग होता है। क्या है? कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ कितना होता है? प्रकाश का जो वेग होता है वह कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगला प्रश्न है कि धूप में चश्मे की पावर कितनी होती है। क्या है अगला प्रश्न? धूप में, चौथा प्रश्न है कि धूप में चश्मे की पावर कितनी होती है। किसमें? धूप में। तो धूप में जो चश्मे की जो पावर होती है वह 0 डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। कितना डायोप्टर होता है? 0 डायोप्टर होता है। अब 5वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है। क्या है? कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उसका जो आंसर होगा वह होगा अवतल लेंस का उपयोग होता है। क्या होगा? अवतल लेंस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट यानी दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। हो गया। अब 6वां क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का।
क्या होगा? इसका भी जवाब अवतल होगा। यहाँ लेंस है, यहाँ दर्पण है। अब अगला प्रश्न है, टेस्ला इकाई है। कहता है कि टेस्ला जो है वह किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर भी ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र होगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। टेस्ला किनकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं कि विद्युत धारा के, कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय खोज की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑरस्टेड ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑरस्टेड। क्या हो जाएगा इसका? ऑरस्टेड हो जाएगा। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया था तो किसने किया था? ऑरस्टेड ने किया था। अब दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? क्या है प्रश्न? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो क्या है? किसका? फ्लेमिंग का। कौन हाथ? दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो उपयोग किया जाता है तो वह प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको? प्रेरित धारा, यानी वो धारा को ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि कौन सा धारा? प्रेरित धारा, या धारा भी बोल सकते हैं। यानी धारा का ही उपयोग उसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेकर के 10वां प्रश्न लेकर के हम चलते हैं। दसवां प्रश्न है, जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध होता है। कहता है कि जब अर्धचालक गर्म होता है, जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध होता है। क्या आंसर होगा इसका? जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कम होता है। आपको वहां 4 ऑप्शन रहेगा, आपको दे देगा कि अधिक होता है, कम होता है, परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए जब अर्धचालक गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या है? किससे? सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या है प्रश्न? कि सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। किससे? सूर्य से। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? यानी सूर्य से ऊर्जा का निर्माण
किसके द्वारा होता है? तो नाभिक के संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा था सूर्य से ऊर्जा का निर्माण? नाभिक के संलयन द्वारा। नाभिक के संलयन द्वारा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिक ईंधन है। क्या है प्रश्न? कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिक ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। कौन? यानी हमारे भारत में, हमारे देश भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिक ईंधन है। तो हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध ईंधन है, वो नाभिक ईंधन, वो है थोरियम। कौन है? थोरियम है। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? किसकी तीव्रता मापने वाले यंत्र को? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टर कहते हैं, है ना? या सिस्मोग्राफ भी हम बोल सकते हैं। रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर में मापी जाती है। और यंत्र है तो हम इसको सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर में मापी जाती है। लेकिन यहां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न दो प्रकार का। यहां देखिए, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर में मापी, लेकिन भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्रकाश वर्ष की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। क्या है? दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न यानी 15वां प्रश्न लेकर के आते हैं कि खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी? खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की इकाई है। तो खगोलीय दूरी की इकाई क्या होती है? बताएंगे? तो खगोलीय दूरी की जो इकाई होती है वह पारसेक होता है। खगोलीय दूरी की इकाई किसमें व्यक्त की जाती है? पारसेक में व्यक्त की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। ठीक, फिर हम
नेक्स्ट डे आपके लिए फिजिक्स से ही प्रश्न लेकर के आएंगे जो आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको अच्छा तरीक़ा से देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए, जो आपको क्या हो 2024 का एग्जामिनेशन हॉल के लिए आसान हो। थैंक यू।